हाय फ्रेंड्स, भरत अखाणी, आइकॉन इंजीनियरिंग क्लास आंबावड़ी। देखो, डीडी सेट की एग्ज़ाम 19 तारीख को मीन्स 19 तारीख को है, वो सैटरडे को है। तो सैटरडे अब खाली 6 दिन बचे हैं। तो जो 6 दिन है इसमें पूरी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 6 दिन में आपको एकदम प्लानिंग करके जो हम पढ़े हैं क्लास में, जो हम पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं, सब रिवाइज करना है। बहुत सारे हम क्वेश्चन पढ़े, हम बहुत सारे एमसीक्यू पढ़े, थियरी पढ़ा, सब पढ़े। तो इसको बराबर एक टाइम टेबल बना के फर्स्ट क्लास इसका प्लानिंग करके करो। और जो इसमें क्या क्या करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको ज़रूरतें रहेंगी, क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या वहाँ आपको रखना है, क्या क्या लेके जाना है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है। कुछ भी भूलना नहीं है। आपका सेंटर जहाँ है वहाँ आपको सेफली और टाइम सर वो पहुँच जाना है, वो भी करना है। तो अब बहुत दिन बाकी नहीं है, सैटरडे नज़दीक है। आप लोग तो क्या है कि डिप्लोमा में 10th स्टैंडर्ड के बाद आए हैं, तो आपको 12th की एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम की आपको अनुभव नहीं है। मीन्स 10th की एग्ज़ाम, 12th की जब एग्ज़ाम होती है तो बहुत सारे कितने वो JEE की एग्ज़ाम होती है, तो कितने सारे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपको तो ये डीडी सेट के लिए एक ही मेहनत करनी पड़े, क्योंकि 10th के बाद आपने डिप्लोमा तो ऐसे पास कर लिया है। तो अब आप तैयारी में लग जाओ। आपके 6 दिन है वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वो लाइफ बनाने वाला है। चलो तो मैं स्टार्ट करते हैं हम। आइकॉन इंजीनियरिंग क्लास तो आप जानते हैं, हमारे आइकॉन इंजीनियरिंग क्लास को तो आप जानते हो। आंबावाड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ। देखो, जो एनवायरमेंटल साइंस आता है, हमारा एनवायरमेंटल साइंस एक 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स में 5 एमसीक्यू होंगे। 5 एमसीक्यू, 5 इंटू 2, 5 एमसीक्यू ईच 2 मार्क के। एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, तो 10 मार्क्स का होगा। तो इसका भी अच्छा वेटेज, आपको सब तैयारी बराबर करना है तो ही आप कंपटीशन में आओगे। इसलिए आपको सबकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो चलो हम एमसीक्यू चालू करते हैं। चलो चलो पहला फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यूट्रोफिकेशन मीन्स क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो फिलिंग अप द वाटर बॉडी विद द एक्वेटिक ड्यू टू द एक्स्ट्रा नर्सिमेंट। तो आपका फिलिंग अप द वाटर बॉडी, ये आपका आंसर होता है। एक्वेटिक ड्यू टू द एक्स्ट्रा नर्सिमेंट के हिसाब से जो फिलिंग अप द वाटर बॉडी को फिलिंग करते हैं, वो आपका ए होता है। अब देखो, इसका आंसर बी रहेगा। अब देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप देखते हो बीओडी बोलते हैं हम, बीओडी, बायो ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। तो बीओडी क्या होता है? तो बीओडी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ एफ्लुएंट होता है, कि डिजोल्व O2 नीडेड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, हम जो सीवेज लेते हैं, तो सीवेज में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसको डिकम्पोज करने के लिए हम माइक्रोब्स अंदर डालते हैं। तो माइक्रोब्स जो होता है, इसकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, क्योंकि माइक्रोब ऑक्सीजन की हाजिरी में उसका डिकम्पोजिशन करता है। तो जब डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रोब्स को डिकम्पोजिशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब डिजोल्व्ड O2 नीडेड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। ये आंसर आएगा। इसके बाद तीसरा लेते हैं, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, उसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है?
तो मेन कंपोनेंट होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, वाटर वेपर नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ, याद रखना आप, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है इसका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है। इसके बाद एक देखेंगे डिफोरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट को हम नाश कर रहे हैं, फॉरेस्ट कम कर रहे हैं, हम प्लांट को कम कर रहे हैं, फॉरेस्ट कम कर रहे हैं, इसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो जो डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, डिफोरेस्टेशन से क्या असर होता है, क्या डिक्रीज होता है? रेनफॉल होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन यहाँ डिक्रीज शब्द है, एक्चुअली सॉइल इरोजन तो होता है, आप डिफोरेस्टेशन करोगे तो सॉइल का इरोजन तो होगा, लेकिन यहां क्या लिखा है, क्या डिक्रीज होता है? ड्रॉट डिक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज होता है, नहीं, ये सब होता है, लेकिन डिक्रीज रेनफॉल होता है। डिक्रीज क्या होता है? रेनफॉल, ये सब बढ़ते हैं, सॉइल इरोजन बढ़ता है, ड्राउट बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये सब बढ़ जाता है। लेकिन डिक्रीज क्या होता है, यहां वर्ड देखना कि डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज रेनफॉल, रेनफॉल को डिक्रीज करता है। इसके बाद एक देखेंगे द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या बोलते हैं? कम्युनिटी अथवा तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कम्युनिटी और इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी होती है उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो अल्फा डाइवर्सिटी कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। 6 नंबर देख लेंगे, ब्लैंक इज डिफाइंड एज ए इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पाइसीज बीइंग यूनिक टू द स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ब्लैंक इज डिफाइंड as a ecological state of species, ecological states of species being unit at a specific geographic location। तो इसमें आंसर आएगा आपका एंडेमिक स्पाइसीज। जो एंडेमिक स्पाइसीज होता है, तो एंडेमिक स्पाइसीज को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो एंडेमिक स्पाइसीज होता है वो इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्पाइसीज बीइंग यूनिट एट ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक होते हैं, इसको एंडेमिक स्पाइसीज बोला जाता है। एंडेमिक स्पाइसीज याद रखना। इसके बाद 5 जून इज ऑब्जर्व, हम 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून सारे देश में। इसके लिए हम जो करते हैं काम, तो वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सारी दुनिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, सारी दुनिया के लिए है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सब प्रवृत्ति करते हैं, हम प्लांटेशन करते हैं, उस दिन बहुत सारा वो प्रोग्राम होता है प्लांटेशन का ऐसा, तो वो होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और वो होता है 5 जून को। याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं आपको, वर्ल्ड का एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और हम देखेंगे द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ऐसे अपराइट होता है, अपराइट होता है। देखो अच्छी तरह से, ये पिरामिड होता है आपका, तो ये पिरामिड अपराइट होता है, ऊंधा नहीं होता, सीधा होता है। पिरामिड ये अपराइट होता है, तो इज ऑलवेज अपराइट, अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड अपराइट कौन होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होता है, कि पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, कि नन ऑफ है। वो आप जानते हो कि एनर्जी का जो पिरामिड है, जो हम देखते हैं कि नीचे बेस में जो आता है वो प्राइमरी आता है, बाद में सब आते हैं, तो ये पिरामिड बनता है। तो एनर्जी जब आगे जाती है 10% लेस हो जाती है, 10% डिक्रीज होता है जाती है, तो पिरामिड बनता है, तो पिरामिड अपराइट बनता है। तो अपराइट पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, याद रखना ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम किसका है? ओशन का। ओशन जो होते हैं इसका जो इकोसिस्टम जनरली डिस्टर्ब नहीं होता, वो स्टेबल रहता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बदलाता रहता है, डेजर्ट का भी चेंज होता रहता है, माउंटेन का भी इकोसिस्टम चेंज होता है, लेकिन ओशन का जनरली मोस्ट स्टेबल रहता है, इकोसिस्टम होता है, इसमें डिस्टर्बेंस कम होता है। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, हम जानते हैं ओजोन लेयर O3, हमारा ओजोन क्या होता है भाई? O3 होता है ओजोन। तो जो O3 होता है, जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर,
which protected us from the ultraviolet B and C is getting depleted most by addition of। तो जो हमारा ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, हम जानते हैं कि ओजोन लेयर कम हो रहा है, ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, तो वो यूवी रेज को क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन का यूवी रेज होता है उससे हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वो जो ओजोन लेयर जो डिप्लेट होता है, तो वो कौन से मोस्ट ऑफ एडिशन ऑफ किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जानते हैं CFC, हम इसको जानते हैं, CFC हमने बंद कर दिया है, इसलिए तो CFC जो हमारे रेफ्रिजरेशन में उपयोग होता था वो हमें बैन कर दिया हुआ है, तो CFC है। तो CFC से आपका जो ओजोन का डिप्लेशन होता है, ओजोन O3 होता है, ऑक्सीजन 3 एटम का ऑक्सीजन होता है, वो O3 होता है और वो CFC गैस के कारण डिप्लेट होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर, कौन से बायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर की बात की है और ये अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, ऐसा क्या है, तो वो है जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, पीएच, लाइट इंटेंसिटी, ये भी है, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड टेम्परेचर भी होता है। इसके बाद प्रिडक्शन, कॉम्पेक्शन एंड डिसीज, ये भी होता है। तो ऑल एबव, तो ऑल करेक्ट है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर, ये सब बायोटिक फैक्टर है। तो ऑल बायोटिक फैक्टर अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी को अफेक्ट करने वाले ये सब होते हैं, इसलिए ऑल एबव आएगा। इसके बाद एक और MCQ देखेंगे, इसके बाद एक और MCQ देखें। चलो, इन ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोलॉजी आर करेक्ट, इकोलॉजी के लिए सब जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, एक्सेप्ट कौन से एक ऐसा है कि जिसको करेक्ट नहीं है, तो वो कौन सा है, जो देखो, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट। हम जानते हैं इकोलॉजी क्या होता है, बायोटिक एंड इबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन होता है, वो तो होता है। दूसरा, इकोलॉजी इज द डिसिप्लिन दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन हिस्ट्री, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन हिस्ट्री हम देखते हैं, इससे उसकी डिसिप्लिन है वो इंडिपेंडेंट है, उससे जुड़ी हुई नहीं है, वो भी सही है। इकोलॉजिस्ट में स्टडी द पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जी पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसका भी स्टडी करते हैं, वो भी करेक्ट है। लेकिन करेक्ट क्या नहीं है, तो चौथा करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इकोलॉजी स्पान इंक्रीजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी स्पान है, जो इकोलॉजी का स्पान है, इंक्रीजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इकोसिस्टम, दैट इज नॉट करेक्ट, ये आंसर करेक्ट नहीं है। इसलिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इकोलॉजी के लिए करेक्ट है सब, लेकिन एक करेक्ट नहीं है, वो डी करेक्ट नहीं है, तो आंसर आपका डी आएगा, आंसर आपका डी आएगा। अब देखो, डेट्रियस फूड, डेट्रिटस फूड फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, आपने डेट्रिटस फूड चेन की बात करते हैं, वो कहां से स्टार्ट होती है, तो हमें मालूम है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। डेट्रियस की बात है, डेट्रिटस की बात है, डेट्रिटस फूड चेन अलग होती है। तो डेट्रिटस फूड चेन जो होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है, वो ग्रास से चालू नहीं होती, ग्रीन प्लांट से नहीं चालू होती। लेकिन हमारी जो फूड चेन, जो डेट्रिटस फूड चेन है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है और वहां से आगे बढ़ती है। अब देखो, Who coined the term acid rain? एसिड रेन किसने टर्म किया था? एसिड का जो रेन होता है, सेवन से जब जो आपका रेन होता है, कि रेन की जो रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होती है, जनरली 5.5 के आसपास होती है, तब उसको एसिड रेन बोला जाता है। तो एसिड रेन किसने वो कॉइंड किया था? तो वो था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ये आपको याद रखना है,
इसमें कोई पढ़ने की बात नहीं, याद ही रखना है। द डैमेज कोज बाय द एसिड रेन इज ड्यू टू, जो एसिड रेन होता है तब क्या डैमेज होता है, कोज ड्यू टू नेचर इन एसिड रेन, तो दैट इज कोरोसिव। नेचर ड्यू टू द कोरोसिव नेचर होता है, क्योंकि एसिड रेन का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, क्योंकि डैमेज कोज बाय एसिड रेन इज ड्यू टू कोरोसिव नेचर ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन का नेचर कोरोसिव होता है, वो कोरोजन करता है, कोरोड करता है, मैटर को कोरोड करता है, इसलिए वो कोरोसिव नेचर होता है। बैलेंसिंग नहीं होता, प्रोटेक्टिंग नहीं होता, विथस्टैंडिंग नहीं होता है, कोरोसिव होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें आएगा कोरोसिव। तो इसके बाद का हम देखेंगे, एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। अब जब एसिड रेन होता है तब वो मार्बल एंड जो लाइमस्टोन है, जो कैल्शियम का फॉर्म है CaCO3, एक कैल्शियम के फॉर्म के साथ क्या रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, जो कैल्शियम सल्फेट बनाता है। एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो होता ही है, मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है, सल्फेट। तो एसिड रेन रिएक्ट मार्बल और लाइमस्टोन के साथ जब करता है तब बनता है कैल्शियम सल्फेट, याद रखना है कैल्शियम सल्फेट बनता है। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉलोइंग एट बेस। तो इकोलॉजिकल पिरामिड हमने देखा अभी कि पिरामिड जो होता है इकोलॉजिकल, ए पिरामिड, तो बेस में क्या होता है, बेस में होता है प्रोड्यूसर, यहां प्रोड्यूसर से चालू होता है, हमें मालूम है बेस में यहां प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर आता है, बेस में क्या रहता है, प्रोड्यूसर रहता है, बाद में वो आगे आता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा प्रोड्यूसर, बेस में प्रोड्यूसर आएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम जानते हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल है। लेकिन कोल है जो हमारा जो पेट्रोल डीजल, ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, हम जानते हैं। तो यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, तो नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं होता है वो कोल है। कोल हमारा खत्म होने वाला है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि वो रिन्यूएबल नहीं है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो खत्म हो सकता है, कोल भी खत्म हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। फॉरेस्ट, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, इट इज ए रिन्यूएबल, नॉट रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल जो है वो कोल है, कोल रिन्यू होने वाला नहीं है। चिपको मूवमेंट जो चालू किया था, जो हमारे जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चालू किया था, तो जो चिपको मूवमेंट चालू किया था वो किसके लिए किया था, तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो चिपको मूवमेंट चालू किया गया था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। इसमें क्या करते थे लोग, जो चिपको मूवमेंट में जाते थे वो इसको चिपक जाते थे, जो आपके जो ट्रीज होते हैं उसको चिपक जाते थे, तो इसको काटते नहीं थे, वो काटने का आदेश था, वो एक स्टोरी है। तो इसके हिसाब से चिपको मूवमेंट चालू हुआ था। तो चिपको मूवमेंट एक फॉरेस्ट को बचाने के लिए था, क्या था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसके बाद व्हाट इज द कॉमन इन टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, પછી ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન એન્ડ ટિશ્યુ કલ્ચર, ऑल आर इन सिट्यू कंजर्वेशन मेथड। आ बधी ये सब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IVF जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक, इसको IVF टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो IVF जो है क्रायो प्रिजर्वेशन है, जो CP होते, टिश्यू कल्चर होता है, ये कंजर्वेशन की मेथड है। तो ये कंजर्वेशन की मेथड क्या है, ऑल आर इन सिट्यू कंजर्वेशन मेथड है, अथवा तो ऑल आर एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। तो एक्स सिट्यू है, इन सिट्यू नहीं है, वो एक्स सिट्यू कंजर्वेशन मेथड जो हम कंजर्वेशन के लिए उपयोग करते हैं। एक 21 नंबर का देखेंगे MCQ। देखो, द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूड ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग फाउंड इन द सर्टेन हैबिट इज कॉल्ड, जो फाउंड इन ए सर्टेन हैबिट, जो सर्टेन हैबिट में फाउंड होता है, स्पाइसिस डाइवर्सिटी बोलते हैं।
जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अथवा पॉपुलेशन, वो होता है स्पाइसीज डाइवर्सिटी। ये आंसर ए करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि स्पाइसीज डाइवर्सिटी होती है तो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग फाउंड इन ए सर्टेन हैबिटेंट। सर्टेन हैबिटेंट के अंदर जो फाउंड आउट होते हैं, सर्टेन हैबिटेंट के अंदर जो फाउंड आउट होते हैं उसको क्या होते हैं, स्पाइसीज बोलते हैं। तो स्पाइसीज डाइवर्सिटी होती है। बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट वन। बायोस्फीयर जो रिजर्व है इसके फॉलोइंग जोन है, एक्सेप्ट क्या है, कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन के स्फेरिकल जोन। स्फेरिकल जोन इसमें नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व एज ए फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट वन, स्फेरिकल जोन नहीं है, इसलिए क्या नहीं है वो लिखना है। कोर जोन होता है बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, कोर जोन होता है, कमांड जोन होता है, बफर जोन होता है, सब होते हैं, लेकिन आपका स्फेरिकल जोन नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी इसको कंजर्व करने के लिए आउटसाइड द नेचर हैबिट, नेचर हैबिट्स के आउटसाइड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, एक्स सिट्यू बोलते हैं। एक्स सिट्यू मीन्स नेचर के बाहर, एक्स सिट्यू એટલે सिट्यू के बाहर, एक्स એટલે बाहर, इन सिट्यू मीन्स अंदर, इन सिट्यू का अंदर होता है, कंजर्वेशन का मतलब बचाना होता है, और इन विट्रो अंदर का होता है, इन विट्रो होता है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ बायोसिटी आउटसाइड नेचुरल हैबिटेंट होता है। आउटसाइड जब हो शब्द तो आउटसाइड एक्स सिट्यू होता है, तो इसका आंसर एक्स सिट्यू होगा। देखो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होता है? सॉइल का इरोजन होता है, आपको मालूम है, जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टाइल सॉइल ऊपर होती है वो निकल जाती है, जब रेन आता है, फ्लड आता है तो निकल जाती है, तो निकल जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो होता है वो किस कोज से होता है, तो वो होता है अनरिस्ट्रिक्टिंग ग्लेजिंग के कारण, नहीं, ग्रेजिंग के कारण नहीं होता। ग्रेजिंग जो करता है, जो हमारे पशु जो होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, तो इसके कारण नहीं होता। ओवर कल्टीवेशन के कारण नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन के एक बार, जो यहां जो आंसर है, पहले देखो, विच आउट ऑफ फॉलोइंग कॉज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है, पहले देखो, ओवर ग्रेजिंग करो, मीन्स पशु जो होते हैं, जो पालतू प्राणी होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, तो ग्रेजिंग के कारण भी सॉइल ओपन हो जाती है, वो इरोड हो जाती है, रेन में अथवा फ्लड में इरोड हो जाती है। ओवर कल्टीवेशन के कारण, ज्यादा कल्टीवेशन करो, ज्यादा इसको हल चलाओ इसके पर, तो भी होता है। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन, वो तो हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे, फॉरेस्ट का जब नाश किया जाता है, फॉरेस्टेशन कम किया जाता है, तब भी होता है। तो ऑल अबव इज द आंसर। आंसर इसका ऑल अबव मीन्स कोज ऑफ सॉइल इरोजन ए सब है, ए सब ए है आपके कोज ऑफ इरोजन है। अब देखो, रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ, रेड जो डेटा बुक होती है वो इसमें क्या डेटा होता है, तो हाँ, थ्रेटन स्पाइसिस, जो थ्रेटन है स्पाइसिस का जो खात्मा होने वाला, जो अब उसका अंत आने वाला है, जो थ्रेटन है उस स्पाइसिस रेड डेटा बुक में डाला जाता है। बाकी जो ऑल प्लांट स्पाइसिस नहीं, एनिमल स्पाइसिस नहीं, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट स्पाइसिस नहीं, लेकिन जो थ्रेटन्ड है, जिसके पर थ्रेट है, जिसके पर भय है, अभी जो खत्म होने का भय लगता है, उसको हम किस में डालते हैं, रेड डेटा बुक में, क्योंकि इसको बचाने का प्रयत्न किया जाता है, उसको प्रिजर्व करने का प्रयत्न किया जाता है, तो रेड डेटा बुक में थ्रेटन्ड स्पाइसिस को रखा जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां है, कौन सी जगह, तो कोरल रीफ में। जो कोरल रीफ होता है, जो थाईलैंड में है, हमारा थाईलैंड में जो कोरल रीफ बहुत सारे दिखाई देते हैं, तो ये जो कोरल रीफ्स है वो रीजन होता है जहां मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखी जाती है, क्योंकि रीफ्स जो बनते हैं अंदर, दरिया के अंदर कोरल का जो रीफ्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पाइसिस आपको मिलते हैं, तो कोरल रीफ में आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी दिखाई देती है।
देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिट्यू कंजर्वेशन? इन सिट्यू नेचर के अंदर, तो इन सिट्यू कंजर्वेशन में कौन इंक्लूडेड नहीं है? कौन नहीं है? जू। जू हमारा इन सिट्यू नहीं है क्योंकि हम नेचुरल, इसमें कंजर्वेशन नहीं है। नेशनल पार्क होता है तो नेचुरल कंजर्वेशन होता है क्योंकि वो खुला होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली होती है, इसमें नेचुरली जो सब होता है इन सिट्यू होता है। बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वो भी इन सिट्यू होता है, लेकिन जो जू है वो इन स्फीयर नहीं है, ये इन स्फीयर नहीं है, इसलिए इन सिट्यू नहीं है, सॉरी। तो इट इज नॉट ए इन सिट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंक्लूडेड अंडर द इन सिट्यू कंजर्वेशन? जो नेचर के हिसाब से कंजर्व किया जाता है, नेचर के रूल के हिसाब से, वो जू में नहीं होता है, ये सब में होता है। तो आंसर होगा जू। हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई। हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट होता है वो क्या रीजन होता है? तो एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का जो रीजन हाई डाइवर्सिटी जो होता है हॉटस्पॉट, वो एंडेरिज्म होता है। ये याद रखना पड़ेगा। ए पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल, व्हीकल में से हम पॉइजनस गैस निकलता है, हमें मालूम है। तो पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ द व्हीकल, एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट होता है व्हीकल का, इज कौन सा होता है? हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जो CO होता है बहुत डेंजरस होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है, वो आपकी स्किन पे असर करता है, स्किन पे इरिटेशन करता है और हार्ट पे असर करता है। तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो आपका एग्जॉस्ट होता है, व्हीकल के एग्जॉस्ट में से निकलता है। व्हीकल जब चलता है जिसमें पीछे से जो एग्जॉस्ट से निकलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। येलोइंग ऑफ द ताजमहल इज ए इफेक्ट ऑफ, जो हमारा ताजमहल येलो हो रहा है, जो एकदम वाइट था, संगमरमर का बना हुआ है, वाइट था, अब ताजमहल थोड़ा पीला हो रहा है। तो वो कारण क्या है? एसिड रेन के कारण हो रहा है, क्योंकि जो एसिड रेन होता है इसके पर, इसके कारण ताजमहल की इफेक्ट में येलोइंग आ रहा है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग के ओजोन डिप्लेशन, इसका कोई कारण नहीं, ओजोन डिप्लेशन के तो कोई कारण नहीं है, लेकिन एसिड रेन का कारण है। पॉल्यूटेंट दैट आर इजीली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल, जो पॉल्यूटेंट इजीली मैनेजेबल हो और डिकम्पोज होते हो इन नेचर में डिकम्पोज हो जाते हो, इजीली मैनेजेबल हो, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बायोलॉजिकल डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो जो इजीली मैनेजेबल होता है और डिकम्पोजेबल होता है वो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल, रिन्यूएबल नहीं बोलते, और बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं इसको। देखो इसके बाद BOD क्या होता है? अभी हमने देखा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या होता है हमने देखा था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल, यहां बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड और बायोकेमिकल। एक्चुअली यहां बायोकेमिकल डिमांड आना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसमें थोड़ा गलती है, आंसर में D आना चाहिए। व्हाट इज द क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो में जो प्रोटोकॉल बनाया था, वर्ल्ड ने मिलके, क्योटो में मिलके जो प्रोटोकॉल बनाया गया था, तो इसमें क्या था? इट इज ए एग्रीमेंट अमंग द कंट्री के बीच में एग्रीमेंट था टू टेक द स्टेप ऑफ रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया था क्योटो में, जापान के क्योटो में बनाया था, तो इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस? आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग करता है वो ग्रीन हाउस होता है। तो ग्रीन हाउस है वो मीथेन भी होता है, वाटर की वेपर भी होती है, वाटर वेपर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब होते हैं। अब देखो ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को।
याद रखना 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ, पॉपुलेशन ग्रुप क्या होता है, इंडिविजुअल इन ए स्पाइसीज, स्पाइसीज का इंडिविजुअलिज्म होता है, मींस इंडिविजुअल इन द स्पाइसीज, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी तक डेवलपमेंट करते थे तो वो नेचर को हम नाश करके, नेचर को ध्यान में रखे बिना, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे बिना करते थे, बस अब करते हैं सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है, मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड, फ्यूचर नीड को कॉम्प्रोमाइज करने के, फ्यूचर नीड को कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर नीड, अभी की जो नीड है उसको मीट करने के लिए फ्यूचर को हम बर्बाद नहीं करते, पहली बात, क्योंकि बर्बाद नहीं करते हम एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाते। प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग का प्रोग्रेस भी करते हैं, और बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड एंड एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड एंड अर्थ का जो रिसोर्सेज है, अर्थ प्रोवाइड अर्थ रिसोर्सेज, इस सब के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सब आ जाता है। जो हम अभी कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये तीनों होता है। अब देखो, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है। हम जानते हैं एक ही डायरेक्शन में इसका एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। द अपराइट पिरामिड नंबर इज एब्सेंट इन, द अपराइट पिरामिड जो होता है हमारा ऐसे ऊपर एपेक्स और नीचे बेस वाला अपराइट पिरामिड होता है, तो अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर इज एब्सेंट इन, कहां एब्सेंट है, अपराइट पिरामिड कहां एब्सेंट है, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में अपराइट पिरामिड नहीं होता। द अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर का जो अपराइट पिरामिड है वो फॉरेस्ट में एब्सेंट होता है, लेक, पॉन्ड और ग्रासलैंड में नहीं, याद रखना ये फॉरेस्ट में होता है। देखो ऐसे बहुत सारे और एमसीक्यू हम देखेंगे आगे। देखो, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सिस्टम कहां होता है, तो क्लाइमेक्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते थे। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन नहीं है, सोलर इज नॉट इनएग्जॉस्टिबल, क्योंकि वो सोलर तो आपका रिन्यूएबल है, ये सब जो है वो आपका इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, सोलर इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म नहीं है। द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिलीजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो होता है, वो फॉसिल फ्यूल जो जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। विच इज द लिस्ट ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिस्ट कौन सा है, पेट्रोलियम, गैसो थर्मल, विंड नहीं, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर। रिन्यूएबल में जो बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी, ये आपका है वो रिन्यूएबल है। डी वाला रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल नहीं है, यहां लिखा है बायोमास, लेकिन बायोमास नहीं है, जियोथर्मल है और हाइड्रो पावर भी है लेकिन बायोमास नहीं है। यहाँ पेट्रोलियम तो नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है, तो ये हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी वो रिन्यूएबल सोर्स है। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज इज नोन एज, इंटरमीडिएट फेज जो हमने यहाँ देखा था, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन से बोलते, क्लाइमेक्स बोलते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज को क्या बोलते हैं, तो इसको SER बोलते हैं, SERE, SERE, शेयर। ये नहीं करना आपको। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल बी, हाँ ऑर्गेनिक मैटर जो हम सॉलिड वेस्ट का जो डिकम्पोज करते हैं, जब सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है तो क्या होता है, बाय फ्लो ऑफ वाटर नहीं, बाय सॉइल पार्टिकल्स नहीं करते, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम सॉलिड वेस्ट होता है उसका जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो किसके करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। इन विच ईयर
इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। इंडिया में वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसका जो है आप हंटिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो जो एक्ट बनाया है वो एक्ट हुआ था 1970 में। 1970 में वो एक्ट अमल में आया था। इसके बाद जो नहीं है हमारे डीडी सेट में इंपॉर्टेंट, वो नहीं देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज enacted in year 1993 में हुआ था। वो भी याद रखने की जरूरत नहीं, वो नहीं आ सकता है सर। देखो, द टाइगर आर फाउंड इन विच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में टाइगर आपको फाउंड आउट होते हैं? तो टाइगर होते हैं जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन में टाइगर दिखाई देते हैं। सुंदरबन है, कान्हा है, आप जानते हैं कान्हा क्या है, सुंदरबन है, वो सब जो रणथंभौर है वो सब आपका टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ सुंदरबन दिया है तो सुंदरबन नाम आएगा। लायन आर फाउंड इन, लायन कहाँ फाउंड होता है? हमारे गिर फॉरेस्ट में। लायन हमेशा हमारे गिर फॉरेस्ट में होता है, गुजरात में होता है। नेशनल पार्क एसोसिएट विद द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न वाला जो राइनोस होते हैं, जो राइनोस वन हॉर्न वाले होते हैं, वो हमें काजीरंगा में होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। इसके बाद जो अलगल ब्लूम रिजल्ट इन, अलगल का बूम होता है वो क्या होता है? तो नहीं इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक इज यूज इन मेजरिंग द मैग्नेट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तब उसका मैग्नेटिक मेजर करने के लिए क्या उपयोग होता है? क्या होता है बोलो? ये होता है सेस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर में हम दिखाते हैं कितने रिसर्च वो था आपका अर्थक्वेक कितना था, वो सेस्मोमीटर से मेजर किया जाता है। बैरोमीटर से तो प्रेशर मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनोमीटर नहीं, थर्मोमीटर से तो आपका हीट मेजर किया जाता है, गर्मी मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब देखो, वो पब्लिश द रेड लिस्ट। हमने देखा कि रेड लिस्ट बनाते हैं, रेड लिस्ट बनाते हैं, इसमें क्या होता है? जो स्पाइसेस खत्म होने वाले उसको रखा जाता है। तो किसने बनाया था? IUCN ने बनाया। हाँ, कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रो, लीव्स और ग्रास इज नोन एज ए। आप सॉइल सरफेस को कवर करो स्ट्रो से, लीव से, ग्रास से, इसको क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं, मल्चिंग। इसको मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग करके सॉइल सरफेस को जो आप प्रोटेक्ट करते हैं वो होता है। डिसीज नॉट कोज बाय द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से क्या नहीं होता? जॉन्डिस से होता है, कॉलेरा भी होता है, एड नहीं होता। एड वो आपका एड डिसीज वो ऐसे नहीं होता, वो तो अलग रीत से होता है, तो वो एड नहीं होता। ये होता है जॉन्डिस, कॉलेरा, डायसेंट्री मीन्स डायरिया, ये सब होता है वाटर पॉल्यूशन से। COD स्टैंड फॉर, BOD था, इसके BOD बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड था। इसी तरह COD क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल रिएक्शन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन डिमांड होता है। रेड पांडा है हाईली इन डे ग्रेड स्पाइसिस इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कहाँ मिलता है रेड पांडा? रेड पांडा कहाँ मिलता है? तो रेड पांडा मिलता है हमें नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में। एशियन एलिफेंट इज नाउ इनडेग्रेडेड बिकॉज इज बीइंग किल्ड फॉर। हमारा जो एशियन एलिफेंट उसको किल्ड किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आइवरी के लिए। जो उसका आइवरी होता है, दांत होते हैं, हाथी दांत होते हैं, हाथी दांत बोलते हैं। तो हाथी का जो दांत होता है, जो इसका टीथ होता है जो बड़ा बड़ा, वो आइवरी है। आइवरी के लिए इसको मारा जाता है, एलिफेंट को मारा जाता है आइवरी के लिए। जो ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्मेड बाय, ट्रॉपिक लेवल फॉर्म होता है फूड चेन लिंक ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं जो ट्रॉपिक लेवल आता है फॉर्म होता है फूड चेन लिंक ऑर्गेनिज्म से होता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, किस में होता है? आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है हमारा प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है। क्या जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में होता है, तो प्लांट प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर होता है, फोटोसिंथेसिस फाउंड इन प्रोड्यूसर।
इसके बाद एक देखेंगे 3R प्रिंसिपल इन ए वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं इसमें 3R का उपयोग करते हैं। तो 3R का जो स्टैंड किसके स्टैंड होता है? रिड्यूस, रीयूज के रिसाइकल, रिड्यूस रिगेन के रीयूज, रिड्यूस रिसेट के रिफॉर्म, रिड्यूस ये होता है। रिड्यूस कम करो, वेस्ट कम करो, रीयूज करो, जो वेस्ट है उसको रीयूज करो और इसका रिसाइकल करो, जो वेस्ट है हमारा इसका रिसाइकल करो। तो हमारा ये 3R प्रिंसिपल है, याद रखना। 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये हमारे 3R बोलते हैं, 3R प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एयर पॉल्यूटेंट? एयर पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? नाइट्रोजन। CO2 है, स्मोक है, CO2, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब है हमारे एयर पॉल्यूटेंट। लेकिन नाइट्रोजन है वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो कंटेंट है हमारे एयर का मैक्सिमम कंटेंट नाइट्रोजन का है, तो एयर का वो नहीं है। वो इज एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किसने चालू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट चालू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए, तो उन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट किया था। सब वहाँ चिपक जाते थे और वो कोई काटे नहीं, इसलिए वो करते थे, वो तो उसको चिपको मूवमेंट बोलता थे। तो उसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चालू किया था। इन विच ईयर द साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क? नेशनल पार्क को साइलेंट वैली कब डिक्लेयर किया था? इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएगा। 1984 में। ओजोन इज फॉर्म इन द अपर एटमोस्फियर बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ। ओजोन कैसे पैदा होता है? ओजोन O3 होता है। तो O3 कैसे पैदा होता है हमें जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन से होता है। ओजोन इज फॉर्म फॉर द अपर एटमोस्फियर बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ, अल्ट्रा वायलेट रेस के साथ वो रिएक्ट करके बनाता है, इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकता है, उसको आने नहीं देता है। मीना माता डिसीज किससे होता है भाई? वो आपका मर्क्यूरी से होता है, हम जानते हैं, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, हमारा जो गुजरात का बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट है, सिचुएटेड इन रिवर ऑफ नर्मदा। नर्मदा प्रोजेक्ट है नर्मदा रिवर पे, नमो देवी नर्मदे, नमो देवी नर्मदे। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, जो सारे गुजरात को सर्व करता है, इरिगेशन देता है, राजस्थान को भी इरिगेशन मिलता है और महाराष्ट्र को इसकी बिजली मिलती है। तो ये सब मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश को भी बिजली मिलती है, मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है। द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर, जो एक बड़ा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग वो मर गए थे, वो डाइड हो गए थे। तो वो था चेरनोबिल। रसिया का चेरनोबिल था, चेरनोबिल में हुआ था। जो चेरनोबिल का जो रिएक्टर का जो एक्सीडेंट है वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि चेरनोबिल में बहुत बड़ा वो हुआ था। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का लोएस्ट लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वो पहला होता है, लोएस्ट होता है। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1936। कौन सा नेशनल पार्क वो सेट किया गया था, वो एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में किया गया था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट वो आपका टाइगर रिजर्व है। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो 1936 में किया था। इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, वो आपको याद रखना है, 1986 में आया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। द एक्वेरियम इज एन इकोसिस्टम। एक्वेरियम तो हमारा बनाया हुआ है, तो बनाया हुआ इकोसिस्टम क्या बोलते हैं? सेल्फ रेगुलेटिंग एंड आर्टिफिशियल, दोनों, बी एंड सी। इसका मतलब ए जवाब नहीं, आंसर तो डी आएगा। आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि आंसर आएगा डी। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। मीन्स बोथ बी ए एंड सी। सॉरी, एक्वेरियम एक्वेटिक है, सॉरी एक मिनट जरा, हाँ ए ने सी आएगा। हाँ देखो, ए ने सी बोथ आएगा, क्योंकि एक्वेरियम क्या है? एक्वेटिक है एंड आर्टिफिशियल भी है।
इसका मतलब आंसर ही आएगा बोथ ए सी। प्लांट दैट ग्रो इन ए ड्राई फेयर प्लेस, ड्राई प्लेस में जो प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्सेरोफिलेट, XCROPHYTES, स्क्लेरोफिलेट बोलते हैं। हाइड्रोस्फीट होते हैं वो पानी में होते हैं, तो इसको जो रेती में वो होता है, रण में होता है, वो बोलते हैं प्लांट इन ग्रोथ इन ड्राई प्लेस। द प्रोसेस दैट कोज द वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉक ऑफ सॉइल, सॉइल का जो रॉक का जो पार्टिकल होता है उसका वियर होता है, वेयर होता है मीन्स घर्षण के कारण वेयर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। जो इरोड हो जाता है, इरोड हो जाना मीन्स घर्षण के कारण निकल जाना पार्टिकल, उसको बोलते हैं वेयरिंग अवे। तो वेयरिंग अवे प्रोसेस होता है, इसको इरोजन बोलते हैं। ऑल कंज्यूमर्स आर, कंज्यूमर्स क्या है? जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर क्या होता है? वो होता है आपका हेटेरोट्रोपिक ट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बराबर, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ एमोनिया, कन्वर्जन ऑफ एमोनिया टू द नाइट्रेट इज नॉन एज, आपने एमोनिया को नाइट्रेट में जब कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब एमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बनाना, वो अरे ये नहीं है भाई, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन में नाइट्रेट बनाते हैं तो नाइट्रिफिकेशन होता है। तो देखो, और ऐसे बहुत सारे MCQ हम लेंगे, और भी सब्जेक्ट के लेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी लेंगे। अब देखो, अब एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक है, बहुत तैयारी चालू कर दो, परफेक्ट तैयारी करो, एकदम टाइम टेबल बना के इसके पीछे लग जाओ, क्योंकि आपके ये ज़िंदगी का सवाल है, बराबर। तो चालू कर दो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।